एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बेसिक लर्निंग टू एडवांस के इस प्लेटफॉर्म पर। बात हो रही थी वर्ण विचार की, और उन वर्ण विचारों में हम लोग प्रत्याहार की बात किए थे, कुछ स्वर की बात किए थे। आज स्वर से थोड़ा सा आगे चलना है, स्वर के कुछ पार्ट बचे हुए हैं, उसको लेने के बाद आज हम तुरंत व्यंजन पर आएंगे। लेकिन हर बार की तरह एक श्लोक, आइए देखते हैं आज का श्लोक क्या है। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा अर्थ इसका है। सुभाषितान में कहीं न कहीं आपको मिला होगा, और इसको देखा जाए। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। सीधा और सामान्य इसका अर्थ है कि अभिवादन करने से मतलब यहाँ पर एक शब्द आया है शीलस्य, जो षष्ठी है। देखिए शीलस्य आया है। शीलस्य का मतलब होता है शील का, मतलब का के का अर्थ बताता है। इतना कम से कम दिमाग में चलना चाहिए। षष्ठी है, पुल्लिंग है, आकारांत है, ये बाद में होगा, लेकिन सुने रहेंगे, जाने रहेंगे, शब्द दिमाग में चलते रहेंगे, शब्द विचरण करते रहेंगे। अभिवादनशीलस्य मतलब यदि आप किसी का अभिवादन कर रहे हैं, और अभिवादनशील का मतलब ऐसे पुरुष का जो अभिवादनशील हो, तो अभिवादनशील का। और नित्यम, यहाँ अभिवादनशील का मतलब यही है, यदि आप किसी से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, तो उसमें शीलता हो। शीलता मतलब विनम्रता हो, झुककर प्रणाम करिए, अभिवादन करिए, शील के साथ करिए। तो क्या होगा, यदि कोई ऐसा कार्य करता है, अर्थात अभिवादनशील का, और नित्यम मतलब प्रतिदिन, डेली, एवरीडे, क्या करे, वृद्धोपसेविना, वृद्धों की सेवा करे। यदि कोई ऐसा है जो अभिवादनशील है, ऐसे पुरुष का, और कौन, पुरुष का मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, नित्यम विद्धोपसेविना, जो प्रतिदिन लोगों की सेवा करता हो, वृद्धों की सेवा करता हो। चत्वारि, उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं। देखिए यहाँ पर चत्वारि आया है, ये संस्कृत के चार के संस्कृत है, और संस्कृत में चार भी वो नपुंसक लिंग है। जब गिनतियां चलेंगी तो बताया जाएगा क्यों यह चत्वार लिखा गया, चत्वारः क्यों नहीं लिखा गया, चतस्रः क्यों नहीं लिखा गया, सबकी अलग अलग संस्कृत है। तो चत्वारि, उसकी चार चीजें क्या हो जाती हैं। तस्य मतलब उसकी, ये भी षष्ठी है। देखिए ये भी तस्य मतलब ये भी षष्ठी का एक वचन है। तो उसकी वर्धन्ते मतलब बढ़ जाती है। क्या क्या, पहला आयु बढ़ जाएगी, विद्या बढ़ जाएगी, यश बढ़ जाएगा, और बल बढ़ जाएगा। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। तो यह अर्थ याद हो गया। अभिवादनशील पुरुष का जो प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए यही सब कुछ चाहिए, उनकी आयु बढ़िया हो, विद्या उनको खूब आए, यश कीर्ति बढ़े, उनके पास पर्याप्त बल हो, ताकत हो, शक्ति हो, जिससे वह परीक्षाओं की तैयारी कर सके। आइए पुनः लौटते हैं हम लोग अपने मूल पर। देखिए स्वर की बात हो गई थी, आज हम स्वर और व्यंजन को लगभग समाप्त कर देंगे। क्या है उसमें देखिए, लेकिन उसको देखने से पहले याद रहे हमको इन्हीं को देखना है, पाणिनि जी को। क्यों, क्योंकि एक लाइन याद होगी, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मतलब पाणिनि का जब भी हम कोई सूत्र पढ़ने जाएंगे, कुछ भी पढ़ने जाएंगे, स्वर व्यंजन पढ़ने जाएंगे, संधियां पढ़ने जाएंगे, तो सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, मतलब ये सबसे, इन्हीं से सब कुछ है। तो स्वर की बात हो गई थी। ये चार स्वर हैं, इनको अच कहते हैं, इनकी बात हो गई थी। इनके प्रकार जो प्रश्न बनते हैं उसकी बात हो गई थी। देखिए स्वर के प्रकार जो बनते हैं, स्वर के प्रकार, अगर प्रकार पूछेगा तो आपका उत्तर हमेशा 3 रहना चाहिए। स्वर की संख्या जब भी पूछेगा, याद रहे संस्कृत की ही बात मैं कर रहा हूं, अभी हिंदी की बात नहीं है। स्वर की संख्या, संस्कृत के प्रश्न में अगर स्वर की संख्या मतलब यहाँ कुल संख्या, कुल की बात हो रही है, अगर संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या पूछेगा तो आपको हमेशा 9 बताना है। पाणिनि ने 9 ही गिना है, आपको उतने से मतलब है। इनमें भी क्या और क्या प्रश्न बनता है, और देखिए किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। और पूछेगा लघु स्वर, ये बता दिया गया था, जिसको ह्रस्व स्वर नाम दिया गया था। इनकी संख्या बताई गई थी 5 थी, और फिर उसके बाद दीर्घ की बात किए थे, दीर्घ को गिनाया गया था, इनकी संख्या 8 होगी, ये याद रहेगा। आज हम तीसरा प्रकार बताएंगे आपको,
उसका तीसरा प्रकार होता है प्लुत। ये प्लुत क्या होता है उसकी बात करेंगे, पुनः हम व्यंजन पे लौटेंगे। तो जब भी पूछे स्वर कितने प्रकार का, अच कितने प्रकार का, तो याद रहे यह हमेशा 3 ही उत्तर लिखना है। जब संख्या पूछे याद रहे काइंड्स और नंबर दोनों में अंतर। काइंड्स मतलब टाइप, प्रकार। अगर प्रकार पूछा है कितने प्रकार का होता है तो उत्तर यही याद रहे, भ्रम ना हो, 3 ही प्रकार का होता है। एक होता है ह्रस्व, एक दीर्घ और एक होता है प्लुत। चूंकि आपके टेट के कोर्स में सामान्य कोर्स यही है कि आपको इतने पूछेगा, इनके प्रकार कितने हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अब इनकी संख्या याद रहे, इनकी संख्या जो ह्रस्व की है वो 5 की है, जो दीर्घ की संख्या है वो 8 की है, और ये प्लुत क्या होता है उसी पे हम बात करने वाले हैं। इनकी संख्या देखिए जितने 8 हैं ये तो होंगे ही होंगे, एक ठो और होगा, वो कौन होगा उसी की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब इनकी कुल संख्या 9 होती है। कैसे होती है आइए देखें प्लुत क्या होते हैं। प्लुत का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को, वर्ड की शब्द की नहीं, किसी वर्ड की अगर बात कर रहे हैं, वो दीर्घ तो होते हैं, जैसे अ, इ, ओ और री और ली, ये 4 लोग तो ह्रस्व हैं, इसकी बात हो गई होगी, ये ह्रस्व हैं। और इनका जब बड़ा करते हैं तो ये आ जाता है, यह दीर्घ ई आ जाती है, यह दीर्घ उ आ जाता है, यह दीर्घ री आ जाता है, इसका दीर्घ होता नहीं है। इसका मतलब यहां से 4 निकल के आए थे। इसके बाद ए, ओ, आई और अ, ये भी 4 निकल के आए थे। ये कुल संख्या हो गई थी 8। तो जो प्लुत होते हैं, प्लुत का मतलब कि हम उसकी 3 मात्रा लगाएं। 3 मात्रा मतलब क्या है, ऐसा बोलें कि उसमें 3 मात्रा का समय हो। क्यों? क्योंकि ह्रस्व में, ह्रस्व की एक ही मात्रा होती है। ह्रस्व की कितनी मात्राएं हैं? केवल एक। ह्रस्व की एक मात्रा। अभी उसका हम कोई सूत्र आपको नहीं सिखाएंगे जो पाणिनि सिखाए हैं, आपको केवल सामान्य अर्थ जानते रहिए। आपका प्रश्न कैसे बनेगा वो समझिए। ह्रस्व की टोटल संख्या 5 है, इनको हम बोलते हैं एक मात्रिक। इनमें एक मात्रा आती है, एक मात्रिक हैं, एक मात्रा का समय लगता है इनके उच्चारण में। और दूसरा नंबर आता है दीर्घ का, इसकी मात्रा जो होती है वो द्विमात्रिक होती है, द्विमात्रिक होता है। लेकिन जैसे प्लुत की बात करते हैं तो इनकी जो मात्रा आती है वो त्रिमात्रिक होती है, माने त्रिमात्रिक है, 3 मात्रा का समय लगता है। इनमें एक मात्रा, इसमें 2 मात्रा, इसमें 3 मात्रा, सबके मात्रा अलग अलग हैं। अब कब मात्रा लगेगी कैसे? अगर ये कोई कहे कि प्लुत बनता कब है, तो जब किसी वर्ड को बोलिए आपको बीच में अवरोध न आए, मतलब जैसे सामान्य भाषा आपके श्वास न टूटे, सांस न टूटे। जैसे अगर आप इसको पढ़े हैं, ह्रस्व को पढ़ के देख लीजिए कि आप पढ़ते कैसे इसको हैं। अगर इसको पढ़ने की कोई बात कहे तो पढ़ेंगे क्या? कहेंगे इसको अभी रुक गए हैं, इ, उ, रि, मतलब जल्दी से बोलते हैं, एक मात्रा का समय देते हैं। मतलब पलक एक बार झपकती है तो पलक झपकने में, एक बार झपकने में जो समय लगता है वो एक मात्रा का होता है। लेकिन अब किनको किनको हम दीर्घ से आगे बोलते चलेंगे, हमारी सांस नहीं टूटेगी, वही प्लुत बनता है। जैसे देखिए, आ को जितनी देर चाहे चिल्लाएंगे आप, आ, ये मतलब आपका आ कह दिए, ह्रस्व आ, ये आपका दीर्घ होगा। लेकिन आ को देर तक बोलेंगे तो वो प्लुत बन जाएगा। मतलब आ को जब आगे 3 लिख दिया गया, इसका मतलब इसमें 3 मात्रा का समय लिखना है। अगर उच्चारण से भी हम कह सकते हैं, लेकिन लेखन में भी अगर ऐसा लिखा, आ के आगे अगर 3 लिख दिया गया तो मान लीजिए वो प्लुत स्वर है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो दीर्घ तो है, यह है। तीनों का क्रम देख लीजिए, अ लिखा है तो ह्रस्व की बात हो रही है, अभी आ लिखा है तो दीर्घ की बात हो रही है। लेकिन अगर इनके किन्हीं के आगे अगर अ लिख के और 3 लिख दिया, आ लिख कर 3 लिख दिया, तो मतलब समझिए ये प्लुत है। आपको ये अ3 नहीं पढ़ना है, आ3 नहीं पढ़ना है। मतलब आ को इतना बोलना है कि 3 पलक झपकने का समय लगे। पलक झपकाएंगे नहीं, उसमें तो गिनेंगे नहीं कि हम पलक 3 बार झपका के देखेंगे, नहीं, सीधा बोल लीजिए। देर तक बोल सकते हैं। तो यही एक तो जो बढ़ रहा था, मैं बात किया था, सब दीर्घ को आप देर तक बोल सकते हैं। चेक कर लीजिए, आ,
ई उ री ए ओ ए ओ। आप देर तक बोलेंगे, लेकिन वहीं एक स्वर और है ह्रस्व का अ। गायक लोग जब अपने राग निकालते हैं तो देर तक बोलते हैं मतलब वो अ का प्लुत कर देते हैं। तो मतलब समझ में आ गया होगा कि बोलते समय सभी दीर्घ की संख्या गिनाई गई थी, 8 थी, एक और बढ़ेगा तो 9। मतलब कुल मिलाकर जितने मूल स्वर हैं हमारे, मूल स्वर नहीं सभी स्वर प्लुत होते हैं, सभी स्वर प्लुत होते हैं। याद रहे, जितने आपके 9 है सब प्लुत होते हैं, सभी स्वर प्लुत होते हैं। कौन? सभी स्वर आपके 9 हैं। बस इतने हमको समझाना था। आपके प्लुत की संख्या 9, दीर्घ की संख्या 8 और ह्रस्व की संख्या 5। गिनती याद रहे, प्रश्न आपका ऐसे ही बनेगा। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5, दीर्घ स्वरों की संख्या 8, प्लुत स्वरों की संख्या 9। और प्लुत बताए हैं कि जब आप बोलिए तो सांस न टूटे। देखिए अ के बाद जिसको बोलेंगे श्वास आपकी टूट जाएगी, सांस टूट जाएगी, जिसको आप कहते हैं इ। देखिए रुक बोलते रुक गई, उ रि रि। लेकिन जैसे आप बोलेंगे ई, अब इसको चाहे दीर्घ के रूप में बोल दीजिए ई, और चाहे देर तक बोलिए ई बोलेंगे तो आपका दीर्घ रहेगा। ई के आगे 3 लगा देंगे। कहीं कहीं मंदिरों पर ऐसा लिखा मिलता है, जैसे देखे होंगे आप लोग, कहीं कार्ड पर, कहीं मंदिरों पर ओ लिखा रहता है। एक ऐसा अगर ओम लिखा है तो इस ओम का मतलब सीधे सीधे ये दीर्घ है, ओम। लेकिन अगर ओ लिख कर और इसके आगे 3 गिनती लिख के फिर म लिखा है तो ये कहा जा रहा है ओम को ऐसा बोलना है कम से कम 3 मात्रा निकले। इसको आप यह नहीं पढ़ेंगे ओ 3 म, ऐसा नहीं है। ये 3 बार इसका उच्चारण लगाना है, मतलब 3 मात्रा का समय देना है ओम। तो ये 3 मात्रा का हो गया, बस इतना समझना है। आइए हम पुनः चल रहे हैं व्यंजन की तरफ। फिर याद रहे, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। अब देखिए व्यंजनों का कार्यक्रम कैसा है। अब एक बार पुनः दोहरान करते हुए आइए हम दोहरान क्या कर रहे हैं। प्रश्न क्या बनेगा फिर सुन लीजिए। मैं इतनी बार बोल रहा हूं कि सुन सुन के याद हो जाएगा, लेकिन लिखिए जरूर। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, चाहे जैसे बना रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, इससे कोई प्रश्न गलत ना हो। स्वर के प्रकार 3। पहला क्या है? ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। उसी प्रकार व्यंजन के भी 3 ही प्रकार बताए गए हैं। लेकिन याद रहे, आप अपने 1 से लेकर 8 तक की किताबें, मतलब जो 4-5 में संस्कृत चलती है, 8 तक चलती है, 9-10 तक चलती है, इंटर तक चलती है, उनमें उनको जरूर देखिएगा। छोटे आप बड़ी पुस्तकों के चक्कर में न पड़िएगा। बड़ी पुस्तकें मतलब आपको कोई लेखक राइटर बताए फला फला का पढ़ लीजिए, मत पढ़िए उसको। क्योंकि आपका लेवल जो है, जो टेट का लेवल है, वही मानेगा जो आपको बेसिक में है 1 से 5 से 8 तक में जो प्रकार दिया होगा, या 9-10 में जो माध्यमिक में दिया होगा, उसी को मानेगा। इस नाते वहां आप देखेंगे जो पढ़नी तो बताए थे 3 प्रकार व्यंजन के, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये 3 ही प्रकार बताए हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। एक आपको संयुक्त भी मिलता है, तो पढ़ने के अनुसार तो 3 है, लेकिन एक संयुक्त व्यंजन मिलता है। इस कारण आपकी किताबों में दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो अगर प्रकार पूछेगा तो जो आपकी किताब में रहेगा वो है। बाकी हम लोग चर्चा करेंगे इस पर जब आपको पीवाईक्यू कराया जाएगा, दिखाया जाएगा कहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर मूलतः जो व्यंजन के प्रकार हैं, पाणिनि के अनुसार अगर लिख दिया गया तो आप 3 लगाएंगे। लेकिन उस तरह पूछा आपकी किताब के अनुसार, जो 5 में दिया है, 6 में दिया है, 8 में दिया है, 9 में दिया है, 10 में दिया है, अगर वहाँ 4 दिया होगा तो आपके टेट में तब आप 4 ही लगाएंगे। लेकिन जैसे पाणिनि का नाम दिया, पाणिनि के अनुसार, तब आप 3 ही लगाएंगे, यह बात याद रहे। अब आइए हम लोग देखते हैं ये कौन कौन है। स्पर्श क्या है? स्पर्श देखिए, यहाँ पर जो पढ़ने का क्रम है, यहाँ तक तो अच हो गया था, इतनी बार हम बोले याद हो गया होगा। अच जो है 4 हैं, जो सूत्रों में, 4 सूत्रों में अच हैं। अब यहीं से ह से हमारा व्यंजन शुरू हो रहा है और कहाँ तक? ल तक चल रहा है। इनकी कुल संख्या 33 है। तो पहली बात, हम व्यंजन कहते किसे हैं उसकी बात हो जाए। व्यंजन के प्रकार आप जान लिए। अब जो व्यंजन होते हैं ये कैसे चलते हैं, किनको व्यंजन कहते हैं? स्वर जो थे वो सामान्य रूप से उच्चारित हो रहे थे, किसी की सहायता नहीं ले रहे थे।
ये परिभाषा आप जानते हैं, इस कारण हम परिभाषा पर बहुत नहीं कहते। परिभाषा आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन जानते रहिए स्वरों का खंड नहीं हो सकता। जो मूल स्वर आपके 9 थे उनका तो आपने खंड किया नहीं, वरना तो हो सकते हैं। आ का हम खंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई कहा क का खंड करिए, तो अगर क ऐसे लिखा है इसका मतलब उसको हम तोड़ सकते हैं, मतलब उसका विच्छेदन कर सकते हैं, क लिख सकते हैं, यहाँ से अ निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सब व्यंजन स्वर के पीछे पीछे चलते हैं। जिनका व्याकरण हम पढ़ रहे हैं पाणिनि, इनको ही देखा जाए, इनके नाम में अगर हम अलग करें तो सब ऐसे आएंगे। प आएगा, उसमें से आ निकलेगा, उसमें से ड निकलेगा, मात्रा ह्रस्व ई की निकलेगी, उसके बाद न आएगा, उसमें मात्रा निकलेगी दीर्घ ई की। देखिए जितने भी व्यंजन आए हैं सब स्वर के पीछे पीछे चले हैं। देखिए व्यंजन स्वर के पीछे, व्यंजन स्वर के पीछे, कहने का मतलब व्यंजन जब भी बोला जाएगा वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। मतलब ये वैशाखी इसके साथ है तो ये बेकार है। जैसे इसके साथ स्वर आएगा ये पूरा टाइट होके खड़ा हो जाता है कि मैं सही हूं। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण हैं, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं। याद है, स्वर की सहायता से उच्चरित, उच्चारण, उच्चरित होते हैं, यह याद रहे। यही है परिभाषा, आपसे पूछा गया नहीं, लेकिन जानते रहिए जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। कारण उसका क्या है? देखिए स्वर की सहायता से उच्चरित होने का मतलब, अगर आपको ऐसे क लिख दिया गया तो इसको हम पढ़ नहीं सकते, लिख सकते हैं, लेकिन यह क है, इसका मतलब इसको हम बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इसको हम केवल लेखन कर सकते हैं अगर जिस वर्ण में हलंत लगा है वर्ण में व्यंजन में ही लगेगा, और कहीं तो लगेगा नहीं। स्वरों में हलंत लगता ही नहीं है। यह भी प्रश्न बनेगा कि हलंत कहाँ लगेगा, तो हलंत हमेशा व्यंजन में ही लगते हैं। नाम ही उसका हल शयंत, व्यंजन शयंत। तो वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। इनके प्रकार की बात किए हैं कौन कौन। पहला प्रकार आपका था स्पर्श व्यंजन, दूसरा था आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। प्रकार याद हो गया। चौथे प्रकार की बात होगी कौन? संयुक्त व्यंजन। अब ये क्या क्या होते हैं उनकी बात किया जाए। देखिए स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पर्श का मतलब होता है छूना होता है। अब ये छूते कहाँ हैं? जैसे इस सूत्र में देखें, हम लोग प्रत्याहार में देखें, महर्षि सूत्र में देखें, ह से प्रारंभ होकर हल के ह तक जितने लोग आए हैं सब लोगों का उच्चारण, ये गिनती हम करते हैं, कहीं न कहीं से होता है। लेकिन जो स्पर्श है इसमें केवल 25 की बात करेंगे, वो आपके स्पर्श व्यंजन है। चलिए अच्छा फिर से देख लीजिए स्पर्श व्यंजन कौन है। प्रकार में पहला प्रकार स्पर्श। स्पर्श को हम वर्ग व्यंजन बोलते हैं या वर्गीय बोलते हैं। वर्गीय का मतलब क्या है? वर्गीय से मतलब इतना है कि क की एक लाइन होती है, आप छोटे कक्षाओं में पढ़े न तक जाता है। च की एक लाइन होती है, फिर यहाँ तक चलता है। उसी प्रकार ट की एक लाइन होती है, ड़ तक चलता है। त से चलते हुए हम न तक पहुंचते थे, और प से पहुंचते हम लोग म तक पहुंचते थे। तो यहाँ से क से लेकर कहाँ तक? म तक, ये सभी क्या हैं? स्पर्श है। बस इतना जानना है। क से लेकर म तक की संख्या स्पर्श कहलाती है। क्यों स्पर्श कहलाती है ये उच्चारण स्थान बताया जाएगा, लेकिन इतना जानिए क से लेकर म तक जो भी हम आपको बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, जो बोलते समय उच्चारण निकलते हैं क से म तक, वो मुख में जिह्वा कहीं न कहीं किसी भागों को छूती है। कैसे छूती है उसकी बात होगी, लेकिन अभी इतने जानिए जो स्पर्श की संख्या है, स्पर्श वर्णों की गिनती है, वो कुल 25 है। इनको हम वर्ग भी बोलते हैं, मतलब ये वर्गीय कहलाते हैं, मतलब ये वर्ग है। अगर यह कह दिया गया क वर्ग, तो मतलब इस क के पूरे खानदान के